बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि दासू और भाषा डैम जो है वो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान विजन के तहत बनाए जाएंगे और उसके साथ साथ जो 10 डैम्स की तामीर है उससे मुल्क में जो ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकेगा। पीटीआई हुकूमत की जानिब से 2018 में शुरू किए गए 10 डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 2028 तक मुकम्मल होने के साथ साथ सस्ती बिजली भी पैदा की जाएगी, ये दावा किया जा रहा है पीटीआई हुकूमत की जानिब से। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि ज़िला महमद के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अफसोस की बात है कि बड़ी सलाहियत के बावजूद पाकिस्तान में एक दहाई तक कोई डैम नहीं बनाया जा सका। और उन्होंने ये भी कहा कि 2008 से लेकर 2018 का जो दौर है वो अंधेरों का दौर था। माजी की हुकूमतों ने इस पर कोई काम नहीं किया, कोई डैम्स नहीं बनाए और ना ही कोई बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए इस हवाले से। दूसरी जानिब नाज़रीन, हम बात करेंगे वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट कराची के लिए 1.4 बिलियन रुपीस की जो नई इमारत की तामीर के जो टेंडर्स थे उनकी SPPRA के रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है उन टेंडर्स में। और सिंध असम्बली के स्पीकर को MPA के हॉस्टल्स और जो सिंध असम्बली की नई इमारत की तामीर है उसके फंड्स में खुर्द-बुर्द के साथ साथ उसमें जो नई स्कीम्स के लिए प्रोजेक्ट जो हैं वो डायरेक्टर्स को जो दिए गए हैं तकर्री के हवाले से भी नैब करप्शन केस का सामना रहा है। जबकि तमाम कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए सिंध असम्बली की नई इमारत जो है उसकी मंजूरी दी गई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि MPA हॉस्टल की तामीर की लागत जो है वो टोटल 2700 मिलियन रुपीस थी, जबकि उसकी लागत को बढ़ाकर 11,400 रुपीस कर दिया गया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मंसूबे का जो काम है वो अभी 50% भी नहीं कंप्लीट हुआ। उसके बावजूद जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको 6,720 मिलियन रुपीस की अदायगी भी कर दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, विफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि ओवर इन्वाइसिंग और अंडर इन्वाइसिंग जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा मसला रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले की वजह से जो पाकिस्तान को है, हमारे मुल्क को है, टैक्स रेवेन्यू में अरबों रुपए का नुकसान होता है। प्रोग्राम में इस बारे में हम बारहा बात करते रहे हैं कि ये पाकिस्तान को ये मसला दरपेश है ओवर इन्वाइसिंग का, अंडर इन्वाइसिंग का। इसके अलावा उन्होंने आज ये खुद इस तकरीब से खिताब करते हुए इस मसले को खुद उठाया भी है और ये कहा है कि लोगों ने दुबई और दीगर जगहों पर कंपनीज बना रखी हैं और उनकी जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के लिए ये सब उनको इस्तेमाल करते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो बोला है कि माजी की हुकूमतों ने डैम्स बनाने पर कोई तवज्जो नहीं दी, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए गए उनकी जानिब से, तो आप क्या समझते हैं इसमें कितनी सच्चाई है? माजी की हुकूमतों ने वाकई क्या ऐसा किया है कि डैम्स बनाने की तरफ तवज्जो नहीं दी और अब इस दौर की हुकूमत ही इस पर तवज्जो दे रही है? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो, मैंने पहले भी हर दफ़ा प्रोग्राम में बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई नॉलेज नहीं होती कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तकरीबन 50 डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट अपने मिनिस्टर के थ्रू, अपने चेयरमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन के थ्रू इंफॉर्मेशन देता है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो, प्राइम मिनिस्टर की रसाई जो होती है वो मोस्टली मिनिस्टर्स की होती है या एडवाइज़र्स की होती है या चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट की होती है। और प्राइम मिनिस्टर से झूठ बुलवा के प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी ख़त्म की जा रही है। सही। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर को जो है वो इस वक्त झूठा माना जा रहा है, इसलिए कि उनको गलत इंफॉर्मेशन दे के अपनी नौकरियों की खातिर, अपनी जो बदगुमानियाँ छुपाने के लिए और उनसे गलत बयान दिलवा लिए जाते। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इससे पहले आपको हमने बताया था मुराद सईद ने एक प्राइम मिनिस्टर को गुमराह किया कि नेशनल हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट में पिछले 5 सालों में नून लीग के ज़माने में 900 अरब के जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए थे उसमें 1000 अरब की करप्शन हुई है। तो वो इमरान खान साहब बोलते रहे, उनको बहारा समझाया कि ये पॉसिबल नहीं है। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो थे 900 अरब के वो चाइना CPEC के थे और चाइना उस पर नाराज़ हो रहा है। मुराद सईद को जो है चाइना जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये, मगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो, उनको ये इतना पहुँचती नहीं है। और अब ये जो है ये वापडा ने उनको गुमराह करके ये बयान दिलवा दिया कि पिछले
एक दहाई में नहीं, 5 दहाई में 1960 से आज तक कोई डैम नहीं बना। ये बयान उसने दिलवा दिया है। मैं उसका बता रहा हूँ कि वो बयान में कितनी झूठ है, कितनी गुमराहकन है और कितनी उसमें जो है वो गलाजत भरी हुई है इंफॉर्मेशन में। इस पे प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल सेक्रेटरी को एक्शन लेना चाहिए कि ये उनसे झूठ क्यों बुलवाया जा रहा है, क्योंकि सामने जो है प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, सामने वाटर पावर के मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं, वापडा के चेयरमैन नहीं आते, ये सारे इनके ऊपर आ रहे हैं। ये इनका बयान जो है वो इस तरह गलत है कि पिछले 60 सालों में जब से ये तरबेला और मंगला डैम बने, वासर डैम बने, उसके बाद जो है अयूब खान के ज़माने की बात कर रहे हैं। ठीक। अयूब खान का ज़माना जो है वो 58 से 68 तक था। तो 60 सालों में, 60 के बाद नहीं, 60 के बाद तो ये बने हैं सारे के सारे डैम, तीनों डैम जो बने, तो ये भी झूठ है उनका। मगर अपने गलत तरीके से उनको जो बताया उसमें 10 डैम जो है वो बन चुके हैं पिछले 50 साल में। अच्छा। उस 10 डैमों में मीरानी डैम 2006 में बना है, खानपुर डैम 1983 में बना है, सतपारा डैम 2006 में हुआ, 2013 में बना, गोमल डैम जो है 2013 में बना, हब डैम जिसमें कराची का पानी आता है 1981 में बना, गुलपुर हाइड्रो पावर प्लांट जो है 2020 में बना, नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है जितना मशहूर है, जो 2007 में अवार्ड किया था मुशर्रफ ने, 2018 में बना, कोर्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है 2022 के अंदर जो कंप्लीट हो रहा है, ये पिछले हुकूमत का है। फिर खुर्रम टंगी डैम जो है 2020 के अंदर कंप्लीट होना था, हुआ नहीं है, मगर वो भी पिछले हुकूमत का है, बना है, अवार्ड हो गया, कर रहा है, कंस्ट्रक्शन 99% हो गया है। फिर तरबेला डैम की जो अपग्रेडिंग हुई है और 4 उसके अंदर जो 1, 2, 3, 4 वो 3000 मेगावाट प्रोड्यूस हुई है। तो ये कहना कि पाकिस्तान को जो है वो पिछले दौर के अंदर जो है अंधेरों में रखा गया, अंधेरों में नहीं, अंधेरे में प्राइम मिनिस्टर को रख रहे हैं और रखने वाले जो हैं वो है वापडा। वापडा पाकिस्तान की तारीख में इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो वापडा की वजह से पहुंचा है। अच्छा। वाटर एंड पावर अथॉरिटी वो जब से बनी है उसके बाद से उन्होंने पूरे पाकिस्तान की बिजली का सारा कारोबार जो है वो इंडस वाटर बेसिन प्रोजेक्ट के हिसाब से, डैम के हिसाब से बनना था, वो लेके चले गए वापडा। इसको उन्होंने डिरेल किया और वो पावर प्लांट पे आ गए, जो सबसे पहले हब पावर प्लांट था, ये उन्होंने इन डैमों को डिले कर दिया। उसके बावजूद मगर पिछले 50 साल में ये 10 डैम बने हैं जिससे कि पाकिस्तान को 10-12 हज़ार मेगावाट की बिजली आ रही है। ठीक है, तो इसमें कोई झूठ नहीं है। मगर वापडा की जो है मैं आपको बताऊं कि ये हर हुकूमत में आके जो है वो 2018 के अंदर जब ये हुकूमत जो है वो केयर टेकर आए थे, तो केयर टेकर के प्राइम मिनिस्टर साहब को वापडा के चेयरमैन साहब ने कहा कि जी हमने जो है वो 2017 से जो है वो हमने तकरीबन 70,000 एकड़ आइलैंड में जो है वो डैम बना दिए हैं और उसमें 2400 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होगी 2017 से 2018 में। और ये सारी की सारी ये स्टेज 1 खुर्रम टंगी डैम प्रोजेक्ट जो 2020 में ख़त्म हो जाएगा और 2021 का दासू डैम जो है वो 2022 में ख़त्म हो जाएगा। दासू डैम जो है वो 2018 में, ये ब्रीफिंग दे रहे हैं वापडा के चेयरमैन। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, खोसा थे मेरे ख्याल से उस वक्त, जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क साहब को। आज 2022 है, दासू डैम जो है वो 10% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये झूठ का मलबा है ये वापडा के स्टेटमेंट। फिर वापडा के चेयरमैन ने केयर टेकर में सेनेटर अली ज़फ़र, जो आप पीटीआई के सेनेटर हैं, वो उस वक्त जो है केयर टेकर वाटर पावर के मिनिस्टर बने थे, उनको ये ब्रीफिंग दी कि ये हमने ये डैम बना दिए पिछले 5 सालों में, हमने ये तीर मार दिया, हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर दासू डैम 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, ये अब बयान दे रहे हैं ये। तो ये बयान जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड करने के लिए, इससे ज़्यादा और क्या चीज़ है कि ये सिर्फ यानी एक डिपार्टमेंट वापडा, उसकी वजह से पाकिस्तान में अंधेरा है, पिछली हुकूमत की वजह से नहीं है, वापडा की वजह से। जो प्रोजेक्ट इसने शुरू किए, यानी आप इससे सोच लें कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट 2007 से शुरू किया हुआ, 2018 में ख़त्म हुआ। सही। और जिस ठेकेदार को उन्होंने दिया था वो प्रोजेक्ट जो डिले किया और जिसकी वजह से आज बिजली महंगी है, बिजली नहीं है, उसी को दासू डैम अवार्ड कर दिया, उसी को
महमद डैम अवार्ड कर दिया है। और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान कहता है कि ये इसके अंदर महमद डैम में और भाषा डैम के अंदर करप्शन हुई है, और उसने ऑडिट के पैरा लगाया कि भाई ये सारी जो है करप्शन जो है ये इसकी वजह से इसको जो है सिंगल टेंडर अवार्ड किया, जिसके अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो बोलते हैं उसको पहले चेक करा लें कि भाई सही है गलत है, वरना इससे क्रेडिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की जीरो हो रही है और पाकिस्तान की। और वो जो कि इदारे पाकिस्तान को लोन देते हैं, जो पाकिस्तान को अभी IMF है जो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक लोन देता है, ADB लोन देता है, वो कहते हैं हमने तो ये आपको दिया, आप कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये सिर्फ दबानी जमा खर्च करने के लिए अपने आप को बदनाम ना करें, और इस चीज़ का प्राइम मिनिस्टर को खुद इस बात का ख्याल रखना नोटिस लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए इस बात पर। और वज़ीर आज़म इमरान खान को नाज़रीन मिस इन्फॉर्म किया जाता है, जबकि माजी की हुकूमतों ने भी डैम्स बनाए हैं, उस पर भी काम किया गया है। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के लिए 1.4 बिलियन की जो नई इमारत की जो तामीर है उसके टेंडर्स के लिए जो SPPRA के रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है, उस हवाले से बात करेंगे कि किस तरह SPPRA के रूल्स की वायलेशन की गई है, और इस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से NAB को लेटर भी लिखा गया है और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड किए गए हैं, इस बारे में भी बताया गया। इस पर बात करेंगे। सर, जो इंकशाफ किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से इलीगल टेंडर्स का जो अवॉर्ड किए गए हैं, ये किस तरह तमाम तर अमल किया गया, इस बारे में हम डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान को कंप्लेन आती हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान में जो है अकाउंटेबिलिटी के इदारे जो हैं वो FIA हो गया, एंटी करप्शन हो गया, NAB हो गया, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से ज़्यादा नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में क्योंकि उन जगह पे जो कंप्लेन करते हैं फिर वो कंप्लेनेंट को जाके वहाँ बयान देना पड़ता है, फिर वो कंप्लेनेंट जो है वो उसको प्रेशर आता है और वो जिसके खिलाफ कंप्लेन होती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो कंप्लेन रिसीव करती है और एनोनिमस कंप्लेन को रिसीव रखती है और वो गारंटी करती है कि वो नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो बहुत सारी कंप्लेनें आती हैं। तो पाकिस्तान के इसके अंदर 2021 के अंदर तकरीबन 6 कंप्लेनें आई अगेंस्ट SPPRA रूल पे सिंध गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने की। तो SPPRA इदारा है सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका काम है कि वो टेंडर को देखे और टेंडर को चेक करे और सही हो रहा है नहीं हो रहा। वो एक रेगुलेटर भी है और उसकी ड्यूटी है कि वो अगर गलत हो रहा है तो उसको चेक करे, और वो अपना काम सही तरह से अंजाम देने से कासिर है, क्योंकि वो इदारा जो है वो डिसफंक्शनल कर दिया गया है विद मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज एंड एवरीबडी, कि वो इसको बिल्कुल चलने नहीं दे रहे। पिछले 2 सालों में इसके 10 जो है वो MD बदल गए हैं, मीटिंगें नहीं होती, इसकी बोर्ड मीटिंग नहीं होती। और क्योंकि एक इसके अंदर कमेटी है, रिव्यू कमेटी, जो कंप्लेन कॉन्ट्रैक्टर उनको कर सकता है, वो कंप्लेन आती है तो 99% कंप्लेनें सही होती हैं। उसकी वजह से इसको डिसफंक्शनल कर दिया गया है। मुकेश चावला साहब मिनिस्टर हैं इसके और वो इसको देखते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो एक्साइज के मिनिस्टर हैं, तो उनको भी गैर, मैंने बताया जब इमरान खान को गुमराह किया जा रहा है, मुकेश चावला साहब को भी गुमराह किया जा रहा है कि वो इसको देख नहीं रहे, मीटिंग करने के कासिर हैं वो। ये कंप्लेन आई, इसके अंदर 6 कंप्लेन है। TI पाकिस्तान ने भेज दी है NAB के DG कराची को और चीफ मिनिस्टर को, भाई ये देखें इसके अंदर जो गलत है, अगर सही है तो उसको छोड़ कैंसिल कर दें और अगर सही है तो उसको, क्योंकि करप्शन का जो हम हमेशा ये कहते हैं कि करप्शन एक दफ़ा हो जाए तो पैसे की रिकवरी कोई नहीं कर सकता। इस हुकूमत ने आके एक एसेट रिकवरी का यूनिट बनाया, शहजाद अकबर को लगाया, 4 साल के बाद उसको निकाल दिया और ये क्या कि निकाला कि इसको लगाया किसी और काम पे था, कर कोई और काम कर रहा था। करप्शन के बाद जो है ना वो इदारे लगते हैं, एंटी करप्शन होता है, FIA होता है, NAB होता है, उसकी इंक्वायरियाँ होती हैं, प्रेशर आते हैं, फिर वो कोर्ट में जाता है, फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट होता है या एंटी करप्शन कोर्ट होता है, एक जज होता है, उस पर प्रेशर होता है, फिर हाई कोर्ट। तो करप्शन की रिकवरी हो नहीं सकती। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये है कि आप करप्शन को होने से रोक दें। तो ये हमने रोकने का कहा, तो उसमें ये हुआ कि इमीडिएटली ये चीफ मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की बिल्डिंगों पे बड़ी करप्शन हो रही है और उसी वजह से सिराज दुरानी साहब जो स्पीकर हैं वो जेल काट रहे हैं इस वक्त। पिछले 10 सालों में उनके ऊपर जो है वो 2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट थे, एक
असेंबली 2009-10 में अवार्ड हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्ट शायद 2-3 अरब का था, वो 11 अरब में भी ख़त्म हुआ है, उसके अंदर बहुत करप्शन है। फिर दूसरा जो है एमपी हॉस्टल था, वो भी कोई 3-4 अरब का था, वो अभी भी बन रहा है, 50% नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी करप्शन है। तो ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर ही है, उस पर नई बिल्डिंगें बननी है। उस बिल्डिंग के बनने का कॉन्ट्रैक्ट जो है तकरीबन उसकी 1.25 बिलियन रुपीस का उसका एस्टीमेट था और उसके टेंडर पीडब्ल्यूडी ने इशू करे और पीडब्ल्यूडी में एक्सचेंज जो है बिल्डिंग डिवीजन ने टेंडर किए और 4 बिड्स आई। अब 4 बिड के अंदर 3 बिड को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया और एक को रख दिया। सिंगल बिड अलाउड नहीं है पीपीआरए में, स्पेशल कंडीशन पे अलाउड है। अच्छा। वो ये होती है कि आप उसके देखें कंपटीशन और रेट और सब कुछ हो, तो वो उसमें 90% सिंध गवर्नमेंट में ये हो रहा है कि वो 4 बिड आती हैं या 5 बिड आती हैं, उसमें से एक ही को करते हैं, बाकी वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। एसपीपीआरए का रिव्यू कमेटी इसको रोकती है, उस कमेटी को डिसफंक्शनल कर देते हैं ये। तो इसके अंदर ये आए कि वो 3 जब डिस्क्वालीफाई हो गए और एक को अवार्ड कर दिया, तो उसके एक कॉन्ट्रैक्टर ने कंप्लेन की और वो कंप्लेन जो गई तो उसके ऊपर डीजी नायब ने लिखा, तो एकदम से इदारा जो है वो हरकत में आ गया और एक्शन चीफ इंजीनियर जो इसका इंचार्ज है, उसने एक्शन को लिखा कि ये गलत है, इसको आपने क्यों नहीं ठीक किया। अब उसका काम जो है, मैं रूल बताना चाह रहा हूँ कि इस टेंडर में हुआ क्या है। इस टेंडर में हुआ ये है कि उनको निकाला इस तरह है लोगों को कि इसके अंदर यानी कागजात खींच लेते हैं, यानी एक्सचेंज जो है वो 2 एनवेलप सिस्टम में टेक्निकल प्रपोजल में से कह देते हैं कि इसने अपने एक्सपीरियंस के कागज नहीं दिया। अब इसका तो कोई प्रूफ नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्टर ने जो कागज दिया होता है उस एनवेलप सील करके रख लेते हैं 1 स्टेज 2 एनवेलप, पहले खोलते हैं टेक्निकल, उसके बाद खोलते हैं फाइनेंशियल। ठीक। फाइनेंशियल के अंदर जो है अंदर जो कुछ भी करते हैं इनको खुद ही करना होता है। तो उसके अंदर उसने ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर जो फिलहाल ये था कि इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो बिल्डिंग का एक्सपीरियंस चाहिए था। उसमें एक्सपीरियंस के अंदर 40 मार्क्स के अंदर 20 मार्क्स उन्होंने रखे कि हेलीपैड बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल एविएशन अथॉरिटी के इदारे में, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई हेलीपैड नहीं बनना। हेलीपैड पे एक 16 फुट की लोहे की सीढ़ी लगनी है बस, और उस बेसिस पे 4 में से 2 कंपनियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, एक कंपनी को फाइनेंशियल पे डिस्क्वालीफाई कर दिया और एक को रख लिया। और जिसको रखा, एक कंडीशन इसके अंदर ये थी बहुत बड़ी कि जो भी बिडर्स हैं वो एफिडेविट लिख के देंगे 500 रुपये के उसमें कि उनकी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे या नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लिटिगेशन ठेके पे नहीं चल रही। अगर वो देंगे तो, अगर नहीं देंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो चारों ने दिया। तो जिसको इन्होंने अवार्ड किया है उसने भी लिख के दिया है कि हमारी जो है वो लिटिगेशन नहीं चल रही। जो कंप्लेनेंट था उसने लगाया कि उस कंपनी ने, जिस कंपनी ने लिख के दिया है कि हमारी लिटिगेशन नहीं चल रही है, उसने हाई कोर्ट में इसी पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर पे, जिसका चीफ इंजीनियर है उस पे लिटिगेशन की हुई है और 2021 का जो केस है उसका हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट ने इससे ऑर्डर दिया हुआ है, वो लगा के दिया। और इसके एफआईए की इंक्वायरी भी चल रही है पुरानी। तो ये जो है वो उसका हो गया कि मिस स्टेटमेंट हो गया, झूठ बोला। तो झूठ बोलने का जो है वो एसपीपीआरए रूल के तहत जो है वो ये है करप्शन, और उसको इमीडिएट डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। मगर एक्सचेंज ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, चीफ इंजीनियर ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, जबकि कंप्लेन जो है वो ये 13 तारीख को उसका टेंडर जो है वो उसको उन्होंने अवार्ड किया है और 20 को कंप्लेन आई है, 20 को टीआई पाकिस्तान ने, 17 को कंप्लेन आई, 20 जनवरी को टीआई पाकिस्तान ने नैब को भेजा। 21 तारीख को जो है चीफ इंजीनियर ने लेटर लिखा एक्सचेंज को कि आप इसको देखें और डॉक्यूमेंट देखें। हालांकि और एक्सचेंज ने जवाब दे दिया 30 तारीख को, 28 तारीख को कि भाई ये सब सही है, कोई गलत नहीं है। जबकि ये वो कोर्ट के कागजात हैं, किसी ने उसको नहीं देखा, सब मिले हुए। एमडी एसपीपीआरए उसका काम था देखे भाई ये एक चीज़ की ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड के अंदर वो प्रोसीजर में वो आंखें बंद करके बैठे हुए और उसकी वजह से ये हुआ है कि ये आज 4 तारीख है, कोई एक्शन नहीं हुआ इसके ऊपर। और उसका जब यानी
चीफ मिनिस्टर को लिखा गया है, टीआई ने लिखा है कि भाई इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, कि पहले तो चेक करें कि ये कंप्लेंट सही है कि गलत है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी अगर वो केस चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये इसने ठेकेदार ने झूठ बोला तो अंडर रूल 30 ऑफ SPPRA इसको जो है वो डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। उस वक्त नहीं, आज करना चाहिए था। आज क्यों नहीं किया? आज जो उसने नहीं किया वो आज उसके अंदर एक्शन भी शामिल है, सुप्रीम इंजीनियर भी शामिल है, चीफ इंजीनियर भी शामिल है, एंड PPRA भी शामिल है, सब मिले हुए इसके अंदर। नैब ने लिख के दिया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये है कि ये तीसरा प्रोजेक्ट है, ये 1 अरब का इसको अवार्ड होगा। ये इसके पीछे बहुत बड़ी एक सियासी शख्सियत है, उसका फ्रंटमैन है जो चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ के सारे काम कर रहा है। जिसको काम दिलाना होता है उसको कह देते भैया तू ये काम करा दो, ये वो कर रहा है। कि इलीगल को, नॉन रिस्पॉन्सिव को एक यानी बिड को रिस्पॉन्सिव बना दिया, और जो रिस्पॉन्सिव बिड है उसको नॉन। और ये 1 अरब का नहीं होगा, ये भी होते होते इसका भी हशर वही होगा जो सिंध असेंबली का और MP हॉस्टल का है, कि जो 4-5 अरब में ख़त्म होगा जाके ये। तो ये सारे केसेस हैं जिसके कि सिंध गवर्नमेंट की करप्शन जो है वो अब इसमें और कुछ नहीं कर सकते। इसके मुराद अली शाह साहब जो हैं खुद इंजीनियर हैं NED के, उनको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। उनका फ़र्ज़ है कि अगर इसके ऊपर एक्शन लेंगे तो बचत होगी, वरना नहीं होगा तो ये होगा कि ये चले जाएंगे बाद में। जैसे सिराज दुरानी पे केस है, जेल में पड़े हुए, ये नहीं होंगे, उसके बाद उनके ऊपर भी केस हो जाएगा कि ये आपने, जब आपको रिपोर्ट दे दी गई, जब आपके नॉलेज में आ गया कि ये करप्शन हो रही है, क्यों नहीं रोका उसको, क्यों नहीं रोका गया। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से नैब को लेटर लिखा जाता है और बताया जाता है कि किस तरह इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं, किस तरह इलीगल अवार्ड्स किए जा रहे हैं, और इस पर हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में। अभी वक्त हुआ ब्रेक का नाजरीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि ओवर इन्वाइसिंग और अंडर इन्वाइसिंग जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा मसला रहा है। आखिरकार उन्होंने ये पॉइंट को उठाया है और इस बात का इकरार भी किया है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इशू है जो पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू को अरबों रुपए का नुकसान भी पहुँचाता है। हम अपने प्रोग्राम में भी नाजरीन बारहा इस पर बात कर चुके हैं कि ये मसला है, दरपेश है पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, जिससे अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। इस पर बात करेंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि जो चीन से आने वाली चीज़ें हैं वो दुबई से इनवाइस की जाती है, जबकि उसकी जो पेमेंट है, अदायगी है, वो दुबई में की जाती है, ना कि डायरेक्टली चीन को क्यों नहीं की जाती। ये पॉइंट उन्होंने उठाया है। सर, वज़ीर ख़जाना ने ये इशू तो रेज़ किया है कि ओवर इन्वाइसिंग और अंडर इन्वाइसिंग पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है, इस पर हम भी बहुत बार बात कर चुके हैं। तो सर, इन इश्यूज़ पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। अब क्या समझते हैं कि किस तरह ये सब काम किया जाता है और इसमें कौन कौन मुलव्विस है? देखिए, ये शौकत तरीन साहब, ये हम पिछले 4 महीने से इस चीज़ का कह रहे हैं, बल्कि हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो पिछले 20 साल से इस चीज़ का कह रही है, और ये सब इन्वॉल्व हैं। सही। यानी इंपोर्ट में, बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो होता है बैंक का होता है। ठीक। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है बैंकर रह चुके हैं। मोइन कुरैशी बैंकर थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर सुमरो साहब बैंकर नेशनल बैंक के थे। तो फिर सर इनसे ज्यादा नॉलेज शौकत अजीज बैंकर थे सिटी बैंक के, शौकत तरीन सिटी बैंक के, हबीब बैंक के, सिल्क बैंक के, बैंक, इनको सब पता है। ये आज ये जो एडमिट कर रहे हैं, एडमिट इसलिए कर रहे हैं कि ये इनको मजबूर किया जा रहा है FATF की तरफ से। अच्छा। ये मजबूर किया जा रहा है IMF की तरफ से कि आपके यहाँ ये ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है और आप इसको क्यों नहीं देखते। और इस वजह से ये शौकत तरीन साहब ने इसका बयान दिया है। और ये मैं आपको बताऊं, इस प्रोग्राम में हमने आज को बताया कि ये पिछले प्रोग्राम में हेस्कॉल का जो फ्रॉड 54 अरब रुपए का है, जिसमें कि नेशनल बैंक और स्टेट बैंक सब इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे बैंक इन्वॉल्व है, 18 के करीब। उसके अंदर जो एक एलिगेशन ये है, ये एग्जैक्टली यही है कि ओवर प्राइसिंग, ओवर इन्वाइसिंग, अंडर, 2 किस्म की इन्वाइसिंग होती है। एक चीज़ है, अब मैं आपको बताऊं कि हेस्कॉल का ये हुआ कि हेस्कॉल जो है पाकिस्तान में ऑयल सप्लाई करता है, ठीक, डिफरेंट इदारों को, और उसने ऑयल बेचने के लिए वहाँ से मंगाया, लेट्स से कि $40 पर बैरल के उसने सप्लाई किया। तो वो $40 का जो गवर्नमेंट को दिया यहाँ पे या रिफाइनरी को दिया,
اس نے وہ $40 جو ہے وہ اس کی اپنی کمپنی تھی وٹول دبئی میں، وٹول سے اس نے $40 میں امپورٹ کیا. وٹول نے جو ہے یہ $35 میں خریدا. آئل دبئی سے نہیں آ رہا، آئل سعودی عرب سے آ رہا ہے یا کہیں اور سے آ رہا ہے. تو وہ $5 جو ہے وہ وٹول نے اور ہیسکول نے وہاں پہ رکھ لیے. یہ ہے ٹرانسفر پرائسنگ. جی سر. اور وہ $5 جو ہے وہ اگر یہاں پہ آتے تو یہاں پر جو ہے وہ $35 میں ہوتا اور $5 کا پروفٹ ہوتا ہے ہیسکول کو. ہیسکول اس پہ جو ہے وہ انکم ٹیکس دیتا، مگر ہیسکول نے انکم ٹیکس نہیں دیا. اس نے یہ $7.5 ارب کی کرپشن کا چارج ہے اس کے اندر ایف آئی اے کی رپورٹ میں. $7.5 ارب کے ڈالر. ایک تو اس پہ انکم ٹیکس نہیں دیا، انکم ٹیکس 35% ہوتا ہے تو وہ $2.5 ارب کا لاس ہوا. اور اس کو جو انہوں نے $7.5 ارب کے ڈالر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کر کے یہاں سے اسٹیٹ بینک کے تھرو وہاں ریمٹ بھی ہوئے، وہ ہمارے فورن ایکسچینج کا بھی لاس ہوا ہے. یہ ہے اوور انوائسنگ. ٹھیک. انڈر انوائسنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں کیس آیا تھا ایم جی موٹرز کا. ایم جی موٹر نے جو ہے وہ چائنا سے کہاں سے ایم جی موٹر امپورٹ کی تھی ہائر والوں نے، اور وہ کسٹم میں رک گئی کہ ان کی 500 گاڑیاں کہ وہ انڈر انوائس تھی، کیونکہ ان کے جو کمپیٹیٹر تھے یہاں پہ دوسرے انہوں نے کمپلین کر دی، انہوں نے انوائسز دے دی. وہ 2 مہینے تک کیس چلتا رہا کہ وہ جو ہے اس کی یعنی لیٹ سے کہ وہ گاڑی اگر وہاں سے اس کی قیمت تھی 25 لاکھ روپے یہاں پہ پاکستان میں آ رہی تھی، وہاں سے انہوں نے 25 لاکھ کی جگہ انہوں نے 15 لاکھ کی انوائس لی اور 10 لاکھ روپے کم. تو اس پہ ڈیوٹی کم لگی، تو ڈیوٹی کم لگی انہوں نے کم بیچنا شروع کیا. تو ان کے جو کمپیٹیٹر تھے وہ یہ کیا ہو گیا، وہ بیچ میں آ گئے، انہوں نے نکال کے انوائس دے دی، وہ پکڑے گئے. پھر بعد میں ان کی قیمتیں بڑھائی گئیں. مگر ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ کرپشن کا میں بتاؤں آپ کو، یہ جو ہے نا کرپشن جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور کرپشن ہوتی ہے ٹھیک ہے، مگر ٹیکس کی کرپشن جو ہے ملک تباہ کر دیتی ہے. یورپ میں، امریکہ میں اور کرپشن کے کیسز جو ہیں کچھ نہیں ہوتا، مگر ٹیکس کی کرپشن پہ کوئی معافی نہیں ہے. یہ ٹیکس کی کرپشن پہ یہاں پہ معافی ہے. ایف بی آر نہیں دیکھ رہا، اسٹیٹ بینک نہیں دیکھ رہا، ایس سی سی پی نہیں دیکھ رہا. یہ ایس سی سی پی، ایف بی آر، یہ سب انوالو ہیں. کیسز ٹی آئی پاکستان نے دیے ہوئے ہیں اوور انوائسنگ کے، بتایا بھی جا رہا ہے ان کے. یہاں پہ ایک دفعہ ہم نے کیس دیا اس کو، ایف بی آر کو دیا ہم نے، منسٹری آف ہیلتھ کو دیا کہ دوائیاں بناتے نا، تو دوائیاں بنانے میں یہ ہوا کہ ایک دوائی کمپنی یہاں پر ہے، وہ دوائی بناتی تھی. اس کا جو را مٹیریل آتا تھا وہ را مٹیریل آتا تھا یورپ کے ایک چیکوسلوواک کمپنی سے، اور وہ آتا تھا یہاں پہ لیٹ سے €39 پر گرام. اچھا. اور اس کو لگا لوگوں کے یہاں پہ اس دوائی میں بیچتے تھے. وہ اس کے پرائز کے ایڈجسٹ ہوتا تھا کہ بھائی یہ پرائز ہے $39 ہے اور یورو ہے، اس کے حساب سے اس کی یہ کمائی یہ ہوا. اور ڈریپ نے اس کی قیمت فکس کی ہے، انہوں نے $100 کی گولی بیچ دیا، $200 کی گولی بیچ دی. مگر ہم نے وہ پروف دیا منسٹری آف ہیلتھ کو، ایف بی آر کو، کہ وہی را مٹیریل جو چیکوسلوواک کی کمپنی جو پاکستان کی کمپنی کو بیچتی ہے $39 میں، انڈیا میں وہ $9 میں دے رہی ہے. اچھا. $30 زیادہ. تو یہ ہے اوور انوائسنگ، کیونکہ را مٹیریل پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. اور وہ اس کے لیے ہماری میٹنگ ہوئی منسٹر سے، سیکرٹری ہیلتھ نے منسٹر سے ملایا. منسٹر سے ہم نے کہا کہ یہ کہہ دیں گے جی یہ ہم کر رہے ہیں، مگر یہ امریکن کمپنی ہے، وہ کہتے ہیں ہم دوائیاں بند کر دیں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ اوور انوائسنگ، انڈر انوائسنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آج شوکت طرین صاحب نے کوئی نیا کوئی انکشاف نہیں کیا ہے، یہ ایڈمٹ کرنا ان کو پڑا ہے. یہ جو آئی ایم ایف سے جو پیسہ مل رہا ہے اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ آپ ان چیزوں کو ختم کریں. اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہوگا تو پاکستان کا ریونیو بڑھے گا نا. چوری ختم ہوگی تو پاکستان کا ریونیو بڑھے گا. پاکستان کی انکم جو ہے وہ یعنی ایف بی آر کی انکم جو ہے وہ یعنی ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو ہے پاکستان کا 9 ساڑھے 9 ہے. اس کے زمانے میں جو ہے نون لیگ کے زمانے میں 12 ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہے. ترکی کا 37 ہے، انڈیا کا 19 ہے. اگر ہم 37 پہ آ جائیں تو ہمارا ریونیو جو اس وقت 6,000 ارب ہے وہ 18,000 ارب ہو جائے گا. ہمیں لون کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس چیز پہ توجہ دینی. مگر اس میں یہ جو ہے نا یہ اسٹیٹ کیپچر ہے. یہ بزنس مین، بینکرز، پالیٹیشنز،
जुडिशरी, ये सब मिले हुए हैं और मिल के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं कुछ होता है तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ जाता है, कहीं कुछ होता है तो असेंबली से रूल पास हो जाता है, कहीं पर आता है तो अब आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब किस किस को देखेंगे। उन्होंने शहजाद अकबर को निकाला, उन्होंने उसको पेट्रोलियम का जो था वो क्या नाम था एडवाइजर, उसको निकाला, 18 आदमियों को भी इसको निकाल चुके हैं वो। मगर ऐसे तो नहीं होगा, ठीक ना। ये चीज़ें इसीलिए IMF जो है हम पे चढ़ के बैठा हुआ है कि वो आप अपनी आप जो है चोरी को तो ख़त्म करें भाई। आप ये कहते रहते हैं कि जो वो चोर है, वो चोर है, वो चोर नहीं है। चोर हम आज भी चोरी हो रही है और आज चोरी ये नहीं रोक रहे और प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड कर रहे हैं। तो सर आप क्या समझते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह इस अमल को रोका जा सकता है? गवर्नमेंट इस बारे में क्या इकदाम करने चाहिए गवर्नमेंट को? एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक। अब ये फवाद चौधरी साहब स्पोर्ट्समैन है, उनको रूल ऑफ लॉ का समझ क्या है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि करप्शन कहीं भी नहीं होने दो। सही। पैसे की करप्शन है, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है। स्टेट कैप्चर का मतलब है पैसे की करप्शन है। ये पब्लिक को समझा रहे हैं कि जी हमारा करप्शन नहीं है पैसे की इस मुल्क में, इसमें रूल ऑफ लॉ की कमी है। रूल ऑफ लॉ यही है ना कि आपने ठेका अवार्ड कर रहे हैं, वो रूल ऑफ लॉ नहीं लगा रहे तो उसको एक ब्लैक लिस्टेड आदमी को ठेका अवार्ड कर रहे हैं और जो मेरिट पे 3 आदमी है उनको नहीं दे रहे। यही है ना करप्शन। इसके अंदर जो है शौकत तरीन साहब जो है, ये इनका काम फर्ज है कि इनको सब पता है। शौकत तरीन को पता है, FBI के चेयरमैन जो है उनको पता है, FBI का पिछला चेयरमैन था शब्बर दैदी, वो तो एक्सपर्ट था इनका, वो इन यानी सब कंपनियों का जो है वो ऑडिटर था, उसको पता है। ये करते नहीं है और ये इसलिए नहीं करते हैं, अपने अपने काम खत्म करवा लेते हैं, अपने लिए बेनिफिट ले लेते हैं। ये वक्त आएगा इस मुल्क में, ये इमरान खान साहब करेंगे या कोई और करेगा कि ये चोरियां ख़त्म होंगी और पाकिस्तान की तरक्की जो है, हम किसी और मुल्क को नहीं देख रहे तरक्की में, चाइना को देखो, हम सिर्फ बांग्लादेश को देखें, हम इंडिया को देखें। 1947 में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एक कंट्री थी, एक ही करेंसी थी। ठीक। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान 1971 के अंदर करेंसी आधी हो गई, इंडिया हमसे बेहतर हो गया। 71 के अंदर बांग्लादेश अलग हो गया, आज बांग्लादेश हमसे डबल बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहाँ स्टेट कैप्चर नहीं है। करप्शन थोड़ी बहुत हर जगह है, अमेरिका में भी है, स्वीडन में भी है, स्विट्जरलैंड में भी, डेनमार्क में भी है, मगर ये जो है पाकिस्तान की करप्शन ये खुद करा रहे हैं। ये सब बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। शौकत तरीन साहब को पता है और इन्होंने एडमिट जो किया है ये खुद नहीं किया है, इनको मजबूरी है एडमिट करने की। अगर ये एडमिट नहीं करेंगे तो ये इनके पास कोई फंडिंग नहीं आएगी। वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देगा, ADB लोन नहीं देगा, कोई लोन नहीं देगा, OIC लोन नहीं देगा, चाइना लोन नहीं देगा, सऊदी अरब लोन नहीं देगा। सही, बिल्कुल। करप्शन का खात्मा होगा तो ही पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से करप्शन केसेस को उठाया भी जाता है, लेकिन उस पर कोई खाते ख्वाह नोटिस नहीं लिया जाता। जब तक रूल्स ऑफ लॉ का निफाज नहीं होगा हमारी कंट्री में, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा और करप्शन इसी तरह बढ़ती रहेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।